तो ऐसा हुआ है कि हमारी बेल पर बहस चल रही है और दौरान बहस ही ट्रांसफ़र का आदेश आ गया। दूसरे जज साहब आ गए, बहस जारी है, उनका भी आदेश आ गया। आजम खान का कुछ महीनों पुराना बयान एक बार फिर वायरल हो गया है, जहां वो अपने साथ हुए अनुभवों को साझा कर रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ। उन दिनों आजम खान जमानत पर रिहा थे। अब एक बार फिर आजम खान वापस से जेल में हैं। इस बार 2 पैन कार्ड रखने के मामले में उन्हें 7 साल की जेल हो गई है। साथ ही कई और मामलों पर भी सुनवाई चल रही है। इसी बीच खबर आई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन ने 2016 के यतीमखाना बेदखली प्रकरण में आजम खान की याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने केस को अपने न्यायालय से रिलीज कर दिया है। आजम खान सितंबर में ही जेल से रिहा हो गए थे। तब आजम की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आजम खान से जुड़े 2016 के यतीमखाना मामले की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन जस्टिस समीर जैन ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस ने कहा, मैं अब आजम खान मामले से जुड़े केस की सुनवाई नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए अब इन केसों से खुद को अलग कर रहा हूं। हालांकि जस्टिस जैन ने सुनवाई न करने की वजह नहीं बताई। जस्टिस के इस अचानक लिए गए फैसले से सभी अधिवक्ता हैरान रह गए। जैसे ही जस्टिस जैन ने खुद को केस से अलग किया तो आजम खान का ये इंटरव्यू वायरल हो गया। जरा सुनिए इस इंटरव्यू में आजम खान ने क्या कुछ कहा। आपके मुकदमों में जो स्पेशल कोर्ट है, ये जो ट्रायल कोर्ट हैं, वो बेल तो आपको मिलती ही नहीं, कभी भी नहीं मिली शुरुआत में। हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट जाओ तो वहाँ भी कई महीने लग जाते हैं। बाज़े दिन तो ऐसा हुआ है कि हमारी बेल पर बहस चल रही है और दौरान बहस ही ट्रांसफ़र का आदेश आ गया। दूसरे जज साहब आ गए, बहस जारी है, उनका भी आदेश आ गया। तो तीसरे जज साहब ने सुनी एक ही दिन में। तो हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ है जो शायद मुग़लों के ज़माने में भी नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने किए जुल्म, शायद उससे कुछ मिलते जुलते या उससे बढ़कर हमने भी किए, लेकिन क़ैद में उन्होंने इतनी तकलीफ़ें नहीं दी होंगी जितनी तकलीफ़ें हमें दी। और नाजियों की जेल में भी शायद वो मुझे समझ नहीं आया कि आपको देखिए, चलिए ये जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लगे हुए हैं, ये कोई रिश्वत का नहीं है, कुछ को मर्डर नहीं है, इसमें 120B है, इसमें कोई आप मैंने आज तक कोई जानवर हलाल नहीं किया, बकरा भी हलाल नहीं किया, मुझसे होता ही नहीं, मुर्ग हलाल नहीं किया, खा तो लेता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यही स्थिति है तो आपको किस किस्म की जेल में रखा गया? सर मुझे जेल में तो रखा ही नहीं, मुझे तो फांसी घर में रखा था। अच्छा, जहाँ फांसी दी जाती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। ये ख़ास मोहब्बत आपसे साथ क्योंकि ऐसी जगह आपको रखे, कोई बात तो होगी ना? आप क्योंकि एक बड़े मुस्लिम लीडर हैं, इसलिए आपको ख़त्म करना मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है, यही मेरा गुनाह है। मैंने इस पैसे से यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, स्कूल क्यों बनाए? इस पैसे से मैंने अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में जायदाद क्यों नहीं ली, महल क्यों नहीं बनाए, मैं वहाँ क्यों नहीं चला गया? मैं पंक्चर जोड़ने वाले और बीड़ी बनाने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, उनके बच्चों के हाथों में कलम देकर साइंटिस्ट और डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। इससे बड़ा गुनाह मेरा और क्या हो सकता है? जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया हो और बेटियों का स्कूल खाली करा लिया जाए, तो जाहिर है मेरा गुनाह तो है। मैं प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल की फ़ीस लेकर CBSE बोर्ड की डिग्री और सर्टिफिकेट देता था। मेरे स्कूलों का रिज़ल्ट सेंट मैरी और मोदी और दूसरे स्कूलों से बेहतर होता था। टॉपर्स मेरे यहाँ के ये ठेला चलाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, फल बेचने वाले के बच्चे और बच्चियों के होते थे। तो ये काम, इसीलिए तो हर चुनाव आप जीतते थे। काम तो मेरा गलत था ये। तो आपको फांसी घर रखा गया, किस हालात में रखा गया ये बताइए? 24 कोठरियाँ थी, उनमें सामान भरा था, सांप, बिच्छू, बिच्छखपड़े, और सारी रात लाठी लिए बैठे रहते थे, घर कमरे में न घुसाए। छोटी सी कोठरी थी पहले तो, उस कोठरी में हम 2 थे, मैं और अब्दुल्ला थे 23 महीने तक।
और फिर जब ये ज़मानत पर आ गए तो ये इन्हें हरदोई जेल भेज दिया। मैं यहाँ दोबारा आ गया तो बहुत छोटी सी थी, कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, और बिल्कुल अकेला रहता था। किसी कैदी को, किसी अधिकारी को आने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई इतना नेक डॉक्टर हो, लेकिन हम एक एक हफ्ते वायरल बुखार में तड़पते रहते थे, लेकिन कोई दवा देने वाला नहीं होता था। तो अपने ही पास जो स्टॉक में दवाएं घर से कभी आती थी तो उन्हें लेकर ठीक हो जाते थे। और अब तो इतनी कमज़ोरी हो गई थी, 5 बरस तख्त पर लेटे लेटे बैठे बैठे, क्योंकि टहलने की भी कोई जगह नहीं थी वहाँ, और वो इतना ऊंची नीची ईंटें थीं कि ठोकर खाकर गिर जाएं तो हड्डी टूट जाए। मेरी बीवी गिर ही गई थी जेल में तो उनकी हंसली टूट गई थी, बहुत दिन तक उनका इलाज हुआ जेल में। उनको क्यों जेल में रखा गया, भेजा सब गया? वो भी तो शराब की दुकान लूटी थी ना उन्होंने। उन्होंने भी शराब के दुकान? जी, और ये सब चोरियों में वो भी थी मेरे साथ। उनका भी मतलब 120B? जी, सब जी। मतलब कि एक परिवार के ऊपर एक ऐसा हमला किया। मरी माँ पर मुकदमे हैं, कहाँ से लाऊं उन्हें? बड़ी बहन पर, जो मेरी माँ से के बराबर होंगी, कई किताबों के राइटर हैं, प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस से रिटायर हुई, उनको तो उनके घर के दरवाजे, शरीफ लोगों में आज भी दरवाजे खुले रहते हैं, तो पुलिस घुसी और उन्हें घसीट कर जीप में डालकर ले गई। पूरा मोहल्ला फिर थाने गया और उन्हें छुड़ा कर लाया। मेरे बड़े भाई जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से रिटायर हुए, उन पर भी मुकदमा कायम हुआ, उनके बेटे पर हुआ, मेरे दोस्तों पर, साथियों पर, मेरे हमदर्दों पर हुए। और आज भी मेरा साथी जो जिस चेयरपर्सन के ज़माने में ये मशीन का वाक़या हुआ, उनके शौहर भी चेयरमैन रहे थे, वो आज भी जेल में हैं, अभी तक ज़मानत नहीं हुई उनकी। एक और भी मुकदमा है कि आपने वैक्यूअल लैंड का कब्जा कर लिया। मैं क्यों कर लूँगा, मैं क्यों कर लूँगा? दूसरे, मैं तो ऐसी हैसियत में था कि अगर मैं जायज़ तौर पर करना चाहता तो जायज़ ही करता, और जो भी किया होगा जायज़ किया होगा, मैं क्यों करूँगा? और वो सारी ज़मीन वहाँ मौजूद है। हाँ, मुझे मालूम, पूरी ज़मीन मौजूद है, बस ख़ता इतनी है कि उस ज़मीन के पीछे हमारी ज़मीन है। अगर मुझे मालूम होता कि ये ज़मीन का विवाद होगा तो शायद मैं वहाँ यूनिवर्सिटी बनाता ही नहीं।